हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेंटर फॉर लर्निंग बाय तनुजा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। टॉपिक को ठीक से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर है। इसको हम एक बड़ा सा ब्लैंकेट भी कह सकते हैं जो अर्थ ने ओढ़ा हुआ है। तो अर्थ के चारों ओर जो लेयर ऑफ एयर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। यही वो एयर है जिससे हम सांस लेते हैं। अगर ये ना हो तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। एटमॉस्फेयर सन की रेडिएशन को रिसीव करता है और इस हीट से अर्थ को वार्म रखता है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हम दिन में बेक हो जाते सन की गर्मी से और रात को फ्रोजन हो जाते। कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। हालांकि हम एटमॉस्फेयर को देख नहीं सकते, परंतु साइंटिस्ट ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें एटमॉस्फेयर के बारे में बताई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एटमॉस्फेयर की एयर के बारे में ये है कि ये हमेशा मूव करती रहती है। ऊपर से नीचे, हॉरिजेंटली या वर्टिकली, किसी भी डायरेक्शन में मूव करती रहती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि एयर हैज़ वेट, तो इसलिए ये प्रेशर एक्सर्ट करती है या प्रेशर डालती है। दोनों ही बातों को हम प्रूव कर सकते हैं। पहली बात को प्रूव करने के लिए हम कुछ ड्राई लीव्स में आग लगाएंगे तो देखेंगे कि धुआं या तो ऊपर जा रहा है या साइड में जा रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये है हवा जो धुएं को इधर उधर ले जा रही है। इससे प्रूव होता है कि एयर इज ऑलवेज ऑन द मूव। और सेकंड बात को प्रूव करने के लिए आप एक बिना फूला हुआ बैलून लीजिए और उसको वेट कीजिए। उस बैलून को फिर फुलाइए और फिर उसका वेट दोबारा कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वेट काफ़ी बढ़ गया है। तो ये वेट किस वजह से बढ़ा है? उस हवा की वजह से जो हमने बैलून में भरी थी। तो इससे क्या पता चलता है कि दैट एयर हैज़ वेट। तो दोनों ही बातें प्रूव हो गई। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात एटमॉस्फेयर के बारे में ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एयर लाइट या हल्की हो जाती है और आकाश में ऊपर की तरफ बहने लगती है। जब हवा गर्म होती है तो ये एक्सपेंड होती है, मतलब फैलती है। इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये हल्की हो जाती है। ये इस बात से प्रूव होता है कि बड़े बड़े बैलून्स जिनमें हॉट एयर को फिल किया जाता है ऊपर की तरफ ही उड़ते हैं। दूसरी तरफ हवा जब ठंडी होती है तो वो डेंस हो जाती है और वो थोड़ी भारी हो जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और ये नीचे की तरफ जाती है। तो ये तो थी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। आइए जानते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है वो सन द्वारा अर्थ पर भेजी गई हीट को ट्रैप करके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। एक्चुअली सन रेज जो अर्थ पर आती हैं उनमें से कुछ हीट तो वापस चली जाती है और कुछ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ रात को भी वार्म रहती है। इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, वरना अर्थ भी एक बहुत ही ठंडा प्लेनेट हो जाता और यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जब डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, प्लांट्स कटिंग, इन सब की वजह से अर्थ पर हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? एक्चुअली हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है। एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.9% एरागॉन होती है, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इन सब गैसेस के अलावा भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, पॉलन ग्रेन्स, सॉल्ट और भी कुछ गैसेस प्रेजेंट रहती हैं।
सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस नाइट्रोजन है। प्लांट्स को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स इसे डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते। मिट्टी में जो बैक्टीरिया रहते हैं और कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, वो एयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर सकें, अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। दूसरी इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना ना तो मनुष्य जीवित रह सकता है और ना ही एनिमल्स जीवित रह सकते हैं। चलिए अब समझते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा एटमॉस्फेयर 5 डिफरेंट लेयर्स से में डिवाइडेड है और ये लेयर अर्थ के सरफेस से ही स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट लेयर है सबसे नीचे की ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आती है मेसोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर और उसके बाद लास्ट में है एक्सोस्फेयर। चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे नीचे की लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ये लेयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेदर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। इन वेदर रिलेटेड चेंजेस की वजह से ही सीजन्स चेंज होते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सभी के लिए यूज़फुल होता है। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो इसी लेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी थिकनेस 50 किलोमीटर है। इस लेयर में क्लाउड्स नहीं होते और जो भी वेदर से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो इस लेयर में ज़्यादातर नहीं होते, इसलिए ये लेयर एरोप्लेन्स चलाने के लिए सूटेबल मानी जाती है। इसी लेयर में ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। इसकी हाइट 80 किलोमीटर है। मेट्रोइड्स जो स्पेस में यहाँ पर एंटर होते हैं वो इसी लेयर में बर्न होते हैं। फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर। इस लेयर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी हाइट 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। ये लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। थर्मोस्फेयर की ऊपर की लेयर में आयनोस्फेयर की लेयर होती है, जो रेडियो वेव्स जो अर्थ से ट्रांसमिट होती हैं इस लेयर के द्वारा वापस अर्थ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट लेयर है एक्सोस्फेयर। ये सबसे लास्ट है और ये 400 किलोमीटर से ऊपर स्पेस तक मिलती है। यहाँ पर हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है तो हवा बहुत ज़्यादा थिन होती है। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पाई जाती हैं। तो ये था एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।